So, welcome to Culture Cafe by AMV, a new video podcast series on YouTube. An important appeal for my viewers that this is not a corporate sponsored podcast, but listener sponsored podcast. So, if you like it, then it becomes your responsibility to keep it going by supporting us through Patreon, Buy Me a Coffee, Razorpay, and other mediums, links of which are mentioned in the description box. So, please do check them out. And now, let's start this fascinating conversation, which I think you should watch till the very end. For me, if I'm a part of civilized society, it is, let's say, the prohibition for my mind to imagine that direct position, that original position. तो फिर मुझे क्या इमेजिन करना चाहिए? तो माई लव, लाइक जॉर्डन कहता है, शुड बी लाइक अ रेड रेड रोज, है ना? या फिर कोई उर्दू शायरी करने वाला व्यक्ति कहेगा कि वो चांद के नूर की तरह होना चाहिए. ये चांद का नूर, ये गुलाब की खुशबू, गुलाब बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू एक्सेप्ट द हार्ड फैक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. तो इसीलिए इश्क, इसीलिए मैं कहता हूँ कि देर इज़ नो लव इफ देर इज़ नो रोमांटिसिज्म. लव हो ही नहीं सकता अगर आप रोमांटिसाइज नहीं कर सकते हो लव को. दोस्ती हो ही नहीं सकती अगर दोस्ती में कोई सरप्लस रोमांटिसिज्म नहीं है ना? And ultimately, we are living in a society where what matters is basically all the time. Because if you are living in a corporate capitalist society, so what matters is not just you are meeting your ends and means. यानी आप bread butter का सवाल नहीं होता है. उसमें you always try something surplus in your everyday life. And this surplus in, I guess, in everyday life, फिर वो बहुत अलग अलग फेटिसिज्म की तरफ लेके जाता है. तो हाँ, ऐसा कुछ, आई डोंट नो. सॉरी. बट आपके भी लव की डेफिनेशन चेंज है ग्रोइंग. जैसे आप पहले क्या सोचते थे, फिर शादीशुदा जीवन के बाद कुछ सोचने लगे, ऐसे कुछ चेंज हुए लव की आइडियाज़ क्या थे इनिशियल लेवल पे? और फिर जैसे एक लव एक अर्ली एज में एक इट लुक्स लाइक अ फैंटेसी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, एस्केपिज्म एक तरह का कि हम इस वर्ल्ड को एस्केप कर सकते हैं थ्रू द लव एंड वी कैन लिव इन अ वेरी ड्रीमी काइंड ऑफ अ स्टेज. इट गिव्स दैट काइंड ऑफ अ प्रॉमिस. बट ऑब्वियसली व्हेन यू डिस्कवर इट और शादी में भी जाते हो, फिर कास्ट की भी चीज़ें आ जाती हैं, कुंडली ये वो, फिर पता लगता है. तो बहुत ही डोमेस्टिक चीज़ है लव जो है. इट्स नॉट अ यूरोपियन थिंग लाइक यूरोप में है कि आप डिस्कोथेक जा रहे हो या फिर सिनेमा जा रहे हो और इधर उधर घूम रहे हो. उस तरह का लव नहीं है. तो आप किस तरह से देखते हैं पर्सनल लेवल पे लव को? सी हियर मुझे लगता है थोड़ा आर्थर शॉपनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. जैसे वो कहते हैं कि वर्ल्ड इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज़. तो देन देयर इज़ नथिंग रियल एज सच. इसलिए जब वो लोग जब मैं इस धारणा का व्यक्ति हूँ, जो लोग कहते हैं कि लव इज़ अ रियल, तो मीन्स आई डोंट लाइक दैट डिबेट. जब लोग कहते हैं कि लव इज़ रियल, मैं कहता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि लव कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट सम काइंड ऑफ रोमांटिसिज्म. मुझे लगता है जब जैसे तुमने मुझे मेरे बारे में पूछा, तो मैं कहूँगा कि जब मैं अपनी शुरुआती दौर में, हम जब बड़े होते हैं और जब दुनिया के बारे में सोचते हैं, या जब हम दुनिया का हिस्सा है, ये हमें महसूस होता है, तो हम उस दुनिया के हिस्से में खुद का भी एक रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं. तो लव भी मुझे लगता है कि उस तरह का एक शुरुआती रिप्रेजेंटेशन था कि मेरी भी कोई हो, एक पार्टनर हो. तो फिर वो क्या करे? तो अभी इसको लोग थोड़ा सा पेट्रियार्कल, कोई भी ऑब्वियसली इट मस्ट बी पेट्रियार्कल, कि आप किस तरीके के लव को ढूंढना चाहते हो अपने लाइफ में ना. तो जैसे क्योंकि हम तो वो बच्चे नहीं थे जो सीबीएसई में, जिनको कुछ अलग अलग साहब से झोपड़पट्टी के लड़के थे. तो हमने तो राम जाने देखी थी, और हमने तो जो है कि ऐसे ही चीज़ें देखी थी जो फिल्मों में आती थी. तो हमारे लिए भी एक लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए प्यार हमेशा एक वो, जैसे हिंदी में बोले, कोमल स्पर्श की तरह रहा हुआ है, जिसमें पेट्रियार्की भर भर के है. मैं तब की बात कर रहा हूँ जब मैं बस्ती में था. पहले थे. हाँ, जिसमें मैं मेरी लवर है,
फिर उससे शादी कर लेता हूँ एंड देन आई मेक हर हैप्पी, आई ब्रिंग हर गजरा, क्योंकि मैंने देखा था वो, मैं उसको साड़ी लेके देता हूँ अच्छे से। और जो गजरे है वाला कल्चर है महाराष्ट्र में बहुत। अभी कम हुआ है, बट माय फादर पहले यूज्ड टू था ब्रिंग, ऐसा। माय फादर मैं वाज, सिर्फ फिल्मों में देखा है, कभी अरे ऐसे नहीं रियल नहीं, नहीं मेरे देखा। पिता कोई गजरा ला रहा है। मेरे पिता मेरे पिता मुझे याद है कि जब भी उनको पता था कि मम्मी नाराज है, हाँ, अच्छा गजरा ले गया हो। हाँ वो आते ओ थे गजरा इंटरेस्टिंग। लेके। हाँ वो मुझे याद है, संडे का उनका दिन होता था, ही वॉज अ रिक्शा पुलर, तो मुझे पता है संडे का दिन होता तो ही वुड गो गेट बीफ, एक अभी एक ब्लैक पॉलीथीन में, मुझे पूरा याद है वो। और फिर उनको पता है कि, और फिर आते आते एक देसी दारू का ठेका होता था जिसको दिल्ली में ठेका बोलते हैं, वहाँ पे वो एक पैक लगा देते, एक बात नहीं भूलते थे, मम्मी के लिए गजरा लेना। फिर वो गजरा लेके मम्मी के लिए आते थे। तो जो है मेरे लिए क्या ज़रूरी है, तो वो मेरी जो पार्टनर है, मेरी वाइफ है, वो मुझसे खुश इसीलिए भी रहेगी क्योंकि मैं उससे प्यार भी करता हूँ, और साथ ही साथ जो है मैं उसके बहुत, और मैं बहुत मेहनत करता हूँ। मैं उससे और मेहनत उस उसमें मेहनत इट्स नॉट देयर टू मीट हर, लेट्स से कि उसके नीड्स, बट ये मेरी जिम्मेदारी है कि उसको, हमारा घर है, खाना पीना, बेसिक, दीज आर वेरी बेसिक। So this very, what was a love for me is basically to have an institution. And now I don't know why. Somehow this, we know it's patriarchal, but I don't know why somehow this having very idea of a well-functioning institution somehow have become the crime. If it is morally bad, let's say through patriarchal lens, but why it has become a crime in so-called liberal or post-ideological world? मुझे ये समझ में नहीं आता, खास करके उन कम्युनिटीज़ के लिए जिनसे सबसे पहली चीज़ ये छीनी गई कि दे कैन नॉट हैव अ फंक्शनल फैमिली। लैंडलेस लेबरर की ज़िंदगी में, जैसे मैं जब स्कूल में भी या स्कूल के बाद में भी जब जूनियर कॉलेज में जब जाने लगा, तो आई वॉज द ओनली स्टूडेंट जो एक तरीके से उस तरह से बैकग्राउंड से, बिकॉज मैं साइंस स्टूडेंट था। तो मैंने ये महसूस किया कि जब मैं अपने दोस्तों के घर में जाता था कि देयर मॉम वुड बी देयर टू गिव देम, कि आए, उनका बैग कांधे से उतारा एंड ऑल ऑफ दैट। आई नेवर सॉ, मेरे बचपन से मेरी माँ को मैंने घर में कभी देखा ही नहीं है ऐसे। अभी जब मेरी माँ को मैं पूछता हूँ बहुत बार कि अभी जब, क्योंकि हमको बहुत चीज़ें आती है कि तो वो बोलती है कि हाँ, कि मुझे तो लगा था कि तेरा बाप मुझे जो है इस तरह की ज़िंदगी देगा, लेकिन वो तो बीच दारू के कारण जो है अपनी ज़िंदगी बर्बाद किया और मुझे भी बाहर काम को जाना पड़ा। तो देयर आर वेरी अदर, नॉट जस्ट दारू, बिकॉज ही वाज आल्सो लैंडलेस लेबरर हु केम टू सिटीज, स्लम में वर्किंग एज रहा। अ रिक्शा पुलर। हाँ, रिक्शा पुलर। तो मैं ये कहता हूँ कि क्या दुनिया में इवन वेरी आइडिया ऑफ इंस्टीट्यूशंस कभी इटसेल्फ हैज़ अपने आप में एक ओरिजिनल आइडिया करके क्या सभी के लिए बराबर रहा हुआ है? इनफैक्ट बेल हुक्स ने भी, आई थिंक शी ऑल्सो रोट अबाउट इट कि इंस्टीट्यूशन की फेलियर्स वहाँ, मतलब कि एक फंक्शनल फैमिली नहीं होती, देन हाउ इट affects Among the black women, black women and also black male, how they it have affects somehow, because of and therefore I don't know if somewhere I have read, I am not very I don't know the reference exactly, that most of the black women therefore would also prefer कि भाई जो है वो उसी समय प्रेग्नेंट होकर बच्चा पैदा करे जब उनकी माँ भी जिंदा है, अच्छे से है, ताकि वो सब मिलके उसको पाल भी सके और एक फैमिली इस तरीके से। सो आई डोंट नो, तो मेरे लिए लव हमेशा से, तो वो भी है ना कि अभी वो लोग बोलेंगे लव सब्जेक्टिव है, लेकिन मैं कहूँगा कि हर तरीके के लव में एक सरप्लस बहुत ज़रूरी है। जिस दिन वो सरप्लस ख़त्म हो जाता है, तो मुझे, मेरा मानना है कि जिस दिन प्यार में या किसी भी रिलेशनशिप में जब सरप्लस ख़त्म हो जाता है उस रिलेशनशिप का, तो फिर वो लव, मुझे लगता है वो ख़त्म हो जाता है। और उसी को हम लोग फिर कहते हैं ना कि अरे, तो फिर तो क्या है, फिर तो आप दोस्त हो ना, फिर तो आप दोस्त हो, देन यू आर जस्ट अ पार्टनर। अब मेरे बस्ती में जो अभी बंदा है उसके लिए लव अभी भी वही है, या वो लड़की के लिए भी अभी भी वही लव है, आशिकी 1 आशिकी 2 वही चल रहा है अभी भी। तो हाँ, तो उनके लिए वो सरप्लस इतना बड़ा हुआ है कि वो ख़त्म नहीं होता है। वो ख़त्म इसीलिए भी होता है क्योंकि ज़्यादातर तो क्योंकि गरीबी है, लाचारी है इकोनॉमी की, तो वो उसी वजह से ख़त्म होता है। उनको रियलिटी वो जो है उनको रियलिटी इस तरीके समझ में आती है, धक्के मार के समझ में आती है। यहाँ पे धक्के मारने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे रियलिटी तो यू नो द थिंग इज़ दैट कि रियलिटी तो है।
रियलिटी तुमको यानी मैं हमेशा ये कहता हूँ ना कि रियलिटी तो पता है आपको, लेकिन सबसे बड़ी रियलिटी आपको पता है क्या पता है? कि आपको उस रियलिटी से डर लगता है। और फिर इसीलिए अब ये इंटायर दिस बर्थ ऑफ, जैसे फूको कहता है बर्थ ऑफ क्लिनिक, मैं कहता हूँ ये बर्थ ऑफ थेरेपी जो है खासकर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अपर क्लासेस में, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें ये लोग थेरेपी देते हैं कि अभी आप अपने रिलेशनशिप में कैसे दोबारा से प्यार नया वापस लेके आए, एंड देन दे गिव यू स्ट्रैटेजीज कि कैसे दोबारा आप अपनी ज़िंदगी में प्यार वापस लेके आ सकते हो, है ना? वो प्यार नहीं है, अगेन यू आर बेसिकली क्रिएटिंग अ सरप्लस बिटवीन यू। जब वो मिस्ट्री खत्म हो जाती है, तो वो जो सरप्लस खत्म हो जाता है, तो फिर वो बोरिंग होने लग जाता है। ऑल्दो थेरेपी बहुत कई चीज़ों में काफ़ी इसका नेगेटिव कॉनोटेशन भी है हमारी सोसाइटी में, जो कि बहुत गलत है। कई लोगों को ज़रूरत होती है और लेते नहीं हाँ है, हाँ वो तो है। बट उसका एक एक्सट्रीम मार्केटाइजेशन भी एक तरह से हो गया कि अभी कुछ भी हो रहा है कि अरे थेरेपी लो, लाइक गंगा नहा लो टाइप की चीज़ें हो गई। और इसके अंदर कई सारे अनट्रेन्ड थेरेपिस्ट बहुत सारे बहुत है। भरे पड़े इंस्टाग्राम पे, आप देखोगे हर चीज़ का उन्होंने कोई ना बिकॉज कोई it's a business ना। बिजनेस हो गया, और ना कोई ट्रेनिंग की ना 10 कुछ की। दुकान है, हाँ। आपको जो बेस्ट है वो ढूंढना पड़ेगा फिर। या फिर जेन्युइन जो डॉक्टर्स हैं या फिर जेन्युइन थेरेपिस्ट हैं वो कम है और भीड़ ज़्यादा है, तो वो भी एक चीज़ है। बट अभी हम बात कर रहे थे, आपने बोला दलित पोस्ट आइडियोलॉजिकल डिस्कोर्स के बारे में। तो ये पोस्ट आइडियोलॉजिकल क्या है, क्या चीज़ है? ये तो कोई जेएनयू वाली लग रही है चीज़। नहीं अभी तो हम आइडियोलॉजी पे ढंग से नहीं पहुंचे, तो पोस्ट पोस्ट आइडियोलॉजी आइडियोलॉजिकल क्या, बराबर है। नहीं बिल्कुल, ये बहुत वाजिब सवाल है। और जब मैं इसके बारे में एक लिख भी रहा था अपना अपने ख्याल, जब इसके बारे में मैं लिख रहा था, तो मुझे भी ये सवाल है कि इज़ इट गुड इनफ टू कॉल देयर इज समथिंग कॉल्ड पोस्ट आइडियोलॉजिकल इन दलित डिस्कोर्स, specifically in popular Dalit discourse. But then somewhere I am very sure that yes, there is something post-ideological in Dalit discourse. And I don't want to blame those who are part of this post-ideological in popular Dalit discourse. I am not simply blaming them, but I am saying they are too part of this larger, let's say, part of this capitalist liberal political correct discourse. वो भी उसका पार्ट है, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इन टूडेज कैपिटलिज्म। एनीवेज, तो दैट इज समथिंग वन हैज़ टू डिटेल, लेट्स से कि वन हैज़ टू डिटेल दैट इंटायर थिंग। बट हाँ, लेकिन तो फिर तो अगर ये मैं बोल रहा हूँ कि देयर इज समथिंग पोस्ट आइडियोलॉजिकल, तो फिर आइडियोलॉजिकल क्या है ना? तो जैसे मैं बार बार ये कहता हूँ कि जैसे पोस्ट आम्बेडकर टाइम पे बाबा साहब के जाने के बाद में 3 मेजर डेवलपमेंट हम खास करके अगर महाराष्ट्र की बात करें डिस्कोर्स लेवल पे, तो हम देखते हैं। एक है कि भाई एक बहुत बड़ी चाह थी कि पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव हम अपना खुद का खड़ा करें, एक ऑटोनॉमस। दूसरा ये था कि एक जो है अपना, दूसरी एक था कि फाइट फॉर अ लीगल योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, जो आपको संविधान ने दिया हुआ है उस राइट्स के लड़ना। ये एक आइडियोलॉजी का पार्ट बन गया। तीसरा मैं देखता हूँ कि एक ऑल्टरनेटिव कल्चरल असर्शन और कल्चरल ऑटोनॉमी बुद्धिज़्म के थ्रू पाना, ये 3 मेजर पार्ट आइडियोलॉजी का बने, जो अभी पूरे भारत में हमको दिखते हैं। अभी इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। आप चाहे उत्तर प्रदेश को भी देख लो, अभी जो रिसेंट कन्वर्जन भारत के अलग अलग राज्यों में हुए हैं, गुजरात से लेकर राजस्थान, राजस्थान में कुछ छोटे लेवल पे, लेकिन बुद्धिज़्म में कन्वर्जन एक कांस्टेंट थिंग है, हर जगह हो रहा है, जो शेड्यूल कास्ट कर रहा है, साउथ में भी, नॉर्थ में भी, ईस्ट में भी। तो मुझे लगता है कि ये आइडियोलॉजिकल है। तो और ये आइडियोलॉजिकल भलाई राजनीतिक तौर पे, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि वी आर फ्रैक्चर्ड नाउ, वी कैन नॉट क्लेम कि हम राजनीतिक तौर पे बहुत मजबूत है, नहीं है। लेकिन अगर आप ग्रास रूट लेवल पे देखते हो, तो बाबा साहेब के जाने के बाद का समय, मेरा ये मानना है कि ग्रास रूट शेड्यूल आम्बेडकराइट जो डिस्कोर्स है ज़्यादा मजबूत हुआ है। लोग बहुत बार ये कहते हैं कि पोस्ट आम्बेडकर टाइम जो है, जैसे बहुत सारे जो सोशोलॉजिस्ट है या जो सोशल मूवमेंट को समझते हैं भारत में और भारत के बाहर भी, दलितों के खास करके, वो लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि बाबा साहब के बाद के जाने का समय जो है डायरेक्शनल लेस टाइम रहा हुआ है।
मैं राजनीति के बारे में बिल्कुल मानता हूँ कि डायरेक्शनलेस रहा, जिसमें आरपीआई बनी, टूटी, बिखरी, फिर दलित पैंथर बनी, बिखरी, टूटी, इस तरह का समय रहा। लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है वो ऐसा समय भी रहा है जहाँ पे एक मूवमेंट जो है और जो जो लीडरशिप है, जिसको मैं अपने बार बार एवरीडे लीडरशिप कहता हूँ, ये ज़मीनी तौर पे बड़ी है, ग्रो हुई है, स्ट्रेंथन हुई है। और ये जो ज़मीनी तौर पे जो लीडरशिप और मूवमेंट आप देखते हो, यहाँ पे आप आइडियोलॉजी का, जिसको हम कहते हैं दलित आइडियोलॉजी का, एकदम प्रखर रूप देखते हो। वो प्रखर रूप, जब से मैंने जैसे ये कहा कि एकदम चाहा कि हमारा कोई एक जो है पॉलिटिकल ऑटोनॉमी हो, हमारा कोई ऑल्टरनेटिव कल्चरल आइडेंटिटी हो बुद्धिज़्म के थ्रू। बुद्धिज़्म इज़ द एब्सोल्यूट देयर, राइट? तो अभी केवल केवल जो अर्लियर महार थे वो केवल बुद्धिस्ट नहीं है। तो महाराष्ट्र में जो सेकंड लार्जेस्ट शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी मातंग, there is a very strong movement going on among their leaders to convert into Buddhism. तो चाहे वो सुकुमार कामले जो महाराष्ट्र के हैं, उनका बुद्धिज़्म में कन्वर्जन हो, ऐसे बहुत जो पढ़े लिखे मातंग कम्युनिटी के महाराष्ट्र में लोग हैं, और खास करके उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में जो कन्वर्जन लास्ट टाइम हुआ, तो और वो कन्वर्जन केवल इतना नहीं कि कन्वर्ट कर लिए, वो कन्वर्जन ऐसे जहाँ पर वो 22 प्रतिज्ञा पढ़ के जो है कन्वर्ट कर रहा है, जिसमें कह रहा है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को अपना भगवान नहीं मानता। वो भी आज के टाइम में। हाँ, वो भी आज के टाइम में। तो ये है आइडियोलॉजिकल इन दलित डिस्कोर्स। नाउ व्हाट इज पोस्ट आइडियोलॉजिकल इन पॉपुलर, और मैं पॉपुलर दलित डिस्कोर्स क्यों कह रहा हूँ? स्पेसिफिकली व्हेन आई एम रेफरिंग द समथिंग पोस्ट आइडियोलॉजिकल इन पॉपुलर दलित डिस्कोर्स, आई एम रेफरिंग टू दलित ऑटोबायोग्राफीज, English Dalit autobiographies, so-called Dalit art, and also you also see a depiction now in some cinemas. So I find, for instance, like, what is post ideological? For instance, the post ideological is mostly that you do not adhere to one particular ideology, but you kind of encompass or try to get everything in a plate which is politically correct. Now, in this political correctness, how does a Dalit who are, let's say, English speaking or affluent Dalit, how do they represent Dalit discourse? So, for instance, they represent Dalit discourse, let's say, that how first thing, a Dalit self, a Dalit subjectivity is something very authentic. That the beginning and the end, यहाँ पे जो होता है, the beginning and the end happens with the Dalit subjectivity. That whatever Dalit is speaking is true and authentic. And I have a problem with this. Why? Because in this depiction of a Dalit self, a Dalit is always moral. A Dalit is perfect victim. At the same time, a Dalit is a very moral enough who fits into all these political correctness columns. So Dalit, someone who is representing all kind of political correctness. Now, beyond this political correctness, Dalit becomes a criminal. And this is also kind of a aesthetic given by Savarnas. Yes. Like, you have to fit in these aesthetic. If you are outside these aesthetics, then you are Yeah. not a good Dalit. Yeah. And you know what is more common in this popular Dalit discourse? They would all like to say something about Buddhism. And this very Buddhism they represent as some kind of way of a life. Because Buddhism, both in the West and also now in Indian, let's say, elite society, which is mostly upper caste, liberals, and also upper caste regressive, whatever, but mostly upper caste liberals. Here the Buddhism presents a life which seeks to understand the self. And this self is basically, I argue that ये जो self है, it's not simply self, but basically it's some kind of fetishism of a self.
सो यहाँ पे फिर बुद्धिज्म जो है वो पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात नहीं करता है, जहाँ पे बाबा साहब बुद्ध और कार्ल मार्क्स में बुद्धा को प्रेजेंट करते हैं कि कैसे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ बात कर रहे हैं, कैसे वो क्लासलेस सोसाइटी को इमेजिन कर रहे हैं, कैसे बाबा साहब चलता हुआ बुद्ध को इमेजिन कर रहे हैं जो दुनिया में क्रांति ला रहे हैं, जहाँ पे बाबा साहब फोर्स की बात करते हैं और बुद्धा को रेफर करते हैं कि हाउ बुद्धा हिमसेल्फ स्पोक अबाउट द वेरी आइडिया ऑफ फोर्स। और बुद्धानिस्ट धम्मा जो उनका किताब है उसमें वो जो राजा को भी बोलते हैं कि वो आपको आपके गणराज्य को बचाने के लिए यदि आप अपने जो जो आपको आक्रमण कर रहे हैं तो उनको अगर आप रोकते हो फोर्स के थ्रू तो वो वायलेंस नहीं है। तो इस तरह की जो आइडियोलॉजी उसको नकारते हुए टू डिफाई ऑल दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बुद्धिज्म विच बाबा साहब emphasized on, specifically in contrast to Marxism, saying that the Marxism is something very new. What Marx is saying, Buddha said long back. This is what Baba Sahib is trying to claim in his Buddha or Karl Marx. Or let's say even in his Kathmandu speech. तो वहां पे बाबा साहब बुद्धा को बार बार एक ऐसे गुरु की तरह मैं कहूँगा प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे आइडियोलॉग की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं जो पॉलिटिकल इकोनॉमी को समझता है, जो हेजेमनी को समझता है, जो रूलिंग क्लास के आइडिया को समझता है उस वक्त के, बराबर है। और उसको काउंटर करने के लिए बुद्धा ने क्या क्या बताया वो बाबा साहब मेंशन करते हैं। लेकिन अभी जो बुद्धिज्म को जो ये पॉलिटिकल करेक्टनेस इंटायर जो गैंग है दलितों में जो रेफर करती है वो मेडिटेशन के थ्रू रेफर करती है, वो निर्वाणा के थ्रू रेफर करती है। और मैं कहता हूं कि आज के तारीख में दिस वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ मेडिटेशन निर्वाणा इज नथिंग बट अ फेटिसिज्म इन कैपिटलिस्ट टाइम। एंड यू सी लाइक नॉट जस्ट इन द वेस्ट बट ऑल्सो इन इंडिया, all this so-called upper caste also, those who are working in corporate or elite, liberal, they all like all these things. Buddha as a, someone as a messenger, someone who asks you to look into self. This looking into self itself, I believe it has become the part of a commodity. Something surplus in your life, as I always say, in Lacanian sense. समथिंग सरप्लस इन योर लाइफ। तो इसीलिए जो ये पॉपुलर दलित डिस्कोर्स है जो मैंने कहा कि इंग्लिश ऑटोबायोग्राफी के थ्रू आपके सामने आता है, वो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को अडहर करते हुए पोजीशन नहीं लेता है। जैसे ग्रास रूट का जो मैंने बोला कि आइडियोलॉजिकल क्या है, तो आइडियोलॉजिकल में वो ये कहेगा व्हाट इज आइडियोलॉजिकल, वो इवोल्यूशनरी अप्रोच में बिलीव करता है जहां पर वो कहता है कि अल्टीमेट स्टेज विल बी प्रबुद्ध भारत। द ग्रास रूट आइडियोलॉजिकल बिलीव्स इन द प्रबुद्ध भारत, और वो प्रबुद्ध भारत के लिए काम कर रहा है। और उसका प्रबुद्ध भारत का आइडिया क्या है? कन्वर्जन। प्रबुद्ध भारत इज फॉर आवर ऑडियंस जिनको पता नहीं, हाँ, प्रबुद्ध भारत पॉपुलरली इस बात को डिफाइन किया गया है कि एनलाइटन इंडिया, दैट एवरीवन बिकम साइंटिफिक एंड रैशनल। बट नो, दिस इज नॉट व्हाट exactly Baba Sahib said. If you read him very carefully about Prabuddha Bharat, he is also very careful to say that how India was a majoritarian Buddhist state. And when I am saying majoritarian Buddhist state, not the majoritarian in the concept of communal majority mainly, but the well-structured civilized Buddhist state it was. And he says that the lower caste were earlier Buddhist. नाउ उसको बार बार बाबा साहब कह रहे हैं कि हाउ यूर, वो खास करके दलितों को ये कह रहे हैं कि यू आर अर्लियर बुद्धिस्ट एंड देयरफॉर यू हैव समथिंग पास्ट, सम ग्लोरियस पास्ट। और इसीलिए ग्रास रूट पे जो प्रबुद्ध की आइडिया है वो केवल ये नहीं कि हमें बोल रहे हैं कि भाई अपर कास्ट को बुद्धिस्ट बनाना, नहीं, अपर कास्ट तो वहां पे स्ट्रॉन्ग क्लास एनिमी है। कि बाबा साहब कहते हैं कि ब्राह्मणों ने बुद्धिज्म के खिलाफ में कंटेम जो बुद्धिज्म का था उसके खिलाफ में अनटचेबिलिटी को लागू किया। इफ यू रीड हिज हु वर द अनटचेबल, ही सेज कि अनटचेबिलिटी क्यों पैदा हुई, तो उसका वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग रीजन वो कहते हैं कि क्योंकि अर्लियर जो आज के जो लोअर कास्ट है वो बुद्धिस्ट थे और वो ब्राह्मणों को अपना गुरु नहीं मानते थे, रादर ब्राह्मणों को वो हेट करते थे,
उनके ब्राह्मणिज्म की वजह से, और वो बुद्धिज्म को मानते थे, और इसीलिए ब्राह्मणों ने उनके ऊपर अनटचेबिलिटी लागू की, राइट? इन सभी बातों को मानते हुए जो जो ग्रास रूट डिस्कोर्स है वो कहता है, और मैं कहता हूं कि वो इवोल्यूशनरी नेचर है। पोस्ट आइडियोलॉजिकल डिस्कोर्स इवोल्यूशन में मानता नहीं है। इवोल्यूशन एज इवोल्यूशन स्टेज बाय स्टेज, लाइक फॉर इंस्टेंस मार्क्स वुड से, जैसे अगर मार्क्सिस्ट डेफिनेशन में आइडियोलॉजी को डिफाइन किया जाए तो मार्क्स क्या कहेंगे? मार्क्स ये कहते हैं कि भाई पहले एक प्रिमिटिव सोसाइटी थी जिसमें प्रिमिटिव कम्युनिज्म था, उसके बाद में वो फ्यूडलिज्म की बात करते हैं, फिर वो लाइक मिडवेल सोसाइटी है, फिर उसके बाद में वो अर्ली कैपिटलिज्म की बात करते हैं तो, और बाद में बोलते हैं कैपिटलिज्म के बाद में उसका सैचुरेशन पॉइंट आएगा, वो कैपिटलिज्म अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन प्रोड्यूस करेगा, और फिर प्रोलेटरिएट का सत्ता आएगा। तो ये वो वन स्टेप, देन देयर इज सेकंड स्टेप, देन द थर्ड स्टेज। दिस इज द आइडियोलॉजी, ये आइडियोलॉजी है जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ों के बारे में बात की गई है। ऐसे ही मुझे लगता है कि दलितों में जो ग्रास रूट जो आइडियोलॉजिकल डिस्कोर्स है उसमें ये है कि हमारा अल्टीमेट स्टेज जो है वो प्रबुद्ध भारत है, और वो प्रबुद्ध भारत मैं ये कहता हूँ कि मेजोरिटेरियन बुद्धिस्ट स्टेट है, जहाँ पर मेजोरिटी जो बहुजन जो है, बहुजन हिता है बहुजन सुखा है, जो बहुजन है इस देश का, ST SC OBC जिसको आप कहते हो पॉपुलर सेंस में, वो बुद्धिस्ट बनेगा, और वो फिर वो जो है प्रबुद्ध भारत बनेगा। ना केवल आदमी साइंटिफिक होगा, नहीं, रिलीजन वाइज भी बुद्धिस्ट होगा, क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि जो भारत जो था पहले का, उसके मेजोरिटी बुद्धिस्ट थी। अभी ये मैं अगर बोलता हूँ तो यहाँ पे लोग आक्षेप लेते हैं और पे ऑब्जेक्ट करेंगे कि आई एम टॉकिंग समथिंग अबाउट कम्युनल मेजोरिटी एंड आई एम टॉकिंग अबाउट रिलीजन। बट आई बिलीव हियर दैट द बाबा साहब बिलीव्ड इन द वेरी आइडिया ऑफ रिलीजन in the Durkheimian sense, that how religion is very important. And if there is something, and if there is a religion, Baba Sahib is not also defying the Buddha as equivalent to God. Although he is saying that the Buddha defied the very idea of God, but Buddha himself, if not exactly the God in the classical sense, in the traditional sense, but he acquires a superior authority. Therefore, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। मैं बुद्ध को शरण जाता हूँ, मैं धम्म को शरण जाता हूँ, मैं संघ को शरण जाता हूँ। और बाबा साहब का 14 अक्टूबर का 1956 का जो पिक्चर है जहाँ पे वो बुद्धा के सामने बो कर रहे हैं, ये आज के पॉपुलर दलित डिस्कोर्स के खिलाफ जाता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जो बुद्धिज़्म वाला जो टॉपिक है, मेरे भी इसके बारे में विचार धीरे 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 बदले। तो इनिशियली मुझे भी लगता था कि ये तो थोड़ा रेडिकल बात है कि बुद्धिज़्म आपको कन्वर्ट करना ही है, अम्बेडकर राइट होने के लिए, ये सारी चीज़ें। तो इनिशियली आई वाज आल्सो लिटिल स्केप्टिकल अबाउट इट, बट धीरे धीरे मैंने जिस तरह से समझा इस चीज़ को, बाबा साहिब के भी विचार इसके बारे में ढंग से पढ़ना शुरू किया, और सोसाइटी को भी मैंने देखना शुरू किया। जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान की सोसाइटी को हम देखते हैं, तो मैं मेघवाल कम्युनिटी से आता हूँ, दलित कम्युनिटी SC में आती है, फिर बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, रैगर हैं उसके अंदर, फिर उसके अंदर नायक हैं, और बंगी कम्युनिटी हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज़ में बटी हुई है। तो मैं देखता हूँ कि जो मेघवाल हैं या बड़ाई कम्युनिटी है, उनका दूसरों के साथ कोई उठना बैठना ही नहीं है। मतलब उठना बैठना है, बट स्टिल दे थिंक थोड़े से हमारे अंदर ये नीचे। फिर जो नीचे वाली कम्युनिटी वो सोचते हैं अच्छा ये हमारे थोड़े खटीक हमारे थोड़े से नीचे है, रैगर हमारे तो ऊपर है, नीचे। तो विद इन दलित कम्युनिटी भी अगर एक आइडेंटिटी ही नहीं है आपकी, सिंगल आइडेंटिटी, या आप इन छोटी छोटी जातियों के अंदर ही बटे हुए हो, तो किसी तरह का पॉलिटिकल फॉर्मेशन कैसे हो सकता है? तो वही एक रीज़न है कि राजस्थान जैसे स्टेट में जहाँ पे इतनी ज़्यादा एट्रोसिटीज़ होती हैं, वहाँ कोई दलित मोबिलाइजेशन होता ही नहीं। और सिंस दलित मोबिलाइजेशन नहीं होता, और सिंस दलित इतने भागों में बटे हुए हैं, एक दूसरे से ही बिल्कुल भिन्न भिन्न बटे हुए हैं, तो गवर्नमेंट भी ध्यान नहीं देती। तो वहाँ पे किसी भी तरह की एट्रोसिटीज़ होती हैं, फिर ये सारी चीज़ें होती हैं, तो गवर्नमेंट बयान तक नहीं देती। अशोक गहलोत जो कांग्रेस का है, जो कि सेकुलर है या फिर सो कॉल्ड सेकुलर, प्रोग्रेसिव हाँ, है, प्रोग्रेसिव, दलित एट्रोसिटी में उनका एक भी बयान नहीं आता। उल्टा बीजेपी कभी कभार उठा लेती है, उल्टा जब अपोजिशन में रहती है। अपोजिशन में रहती है, ऑब्वियसली आप नहीं उठाएगी वो।
तो इस तरह की सिचुएशन है, तो ये अगर सिंगुलर एक आइडेंटिटी मैंने धीरे धीरे मैं जैसे कह रहा हूँ कि मेरे व्यूज थोड़े इसमें चेंज होने लगे, तो मुझे भी रियलाइज होने लगा हाँ कि ये सिंगुलर इसके अंदर एक आइडेंटिटी नहीं है। तो फिर करते जाओ, कुछ चेंज नहीं होने वाला इसके अंदर, या फिर दलित एज अ फोर्स या फिर एज अ इम्पॉर्टेंट एंटिटी जो कि पॉलिटिकल जिनकी एक वॉइस हो सकती है, वो नहीं एग्जिस्ट होगी। तो वो अब मैं धीरे-धीरे इस चीज़ को समझने लगा हूँ। लेकिन इनिशियली मुझे भी ये चीज़ें लगती थी कि हाँ, थोड़ी ये तो रेडिकल बात है कि बुद्धिस्ट बनो, ये बनो। तो इसमें मैं अपने आप को भी गिल्टी मानता हूँ। लेकिन आपकी ये बात भी सही है कि इस चीज़ के बारे में डिस्कशन जो है, वो बहुत म्यूटेड है, क्योंकि अब मेरे को लगता है ये पॉडकास्ट भी सुनने वाली बहुत सारी जो ऑडियंस है मेरी, वो भी कहेगी ये तो ऑस ओह माय गॉड! चलो कोई नहीं, हमारा तो चल रहा है। चल रहा है, हाँ। अंधेरा हो गया, लाइट चलेगी, बट हम हाँ, कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करेंगे। हाँ। हाँ, ये सही बात है। नोएडा में, क्योंकि मेरा वो तो चल अंधेरे से क्या बोलते हैं, दबे पाँव में उजाला आएगा। अति दीपो भव कहते हैं। अतः दीपो भव। स्वयं को प्रकाशित करो। तो दैट आल्सो बीन मिसइंटरप्रेटेड रियली बैडली। तो ये शायद अतः मेरी प्रकाश से ही अभी शायद दूसरी लाइट जल गई। तो तो अच्छा, ये भी मिसइंटरप्रेटेड है, वो भी आप बताना किस तरह से है। तो मेरे भी इसमें तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि शायद सुनने वाली ऑडियंस है वो भी थोड़ी-सी अनकंफर्टेबल होगी इस थॉट को लेके कि बुद्धिज़्म क्यों दलितों के लिए इतना ज़रूरी है, और वो उस पे ज़्यादा डिटेल में शायद दोबारा लाइट चली गई, बाय द वे मैं बता दूँ ऑडियंस के लिए। तो वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? तो हाँ, तो उस अगर एंगल्स से मैं देखूँ, देन आई थिंक इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। नहीं, जैसे आपने बात कही कि जैसे ये तो बहुत जायज़, और बाबा साहब भी इसके बारे में बात करते हैं कैसे कि तीसरी बार लाइट चली गई बाय द वे। ठीक है, कोई नहीं, हाँ, अब चल अब चल रहा आती-जाती है, रहेगी सिलसिला चल रहा है। ऑडियंस को। हाँ, हाँ, लेकिन हम इस बात को समझते हैं कि दबे पाँव से ही उजाला आएगा, हाँ। तो धीरे-धीरे उजाला आएगा। तो ख़ैर, तो जैसे बाबा साहब भी जब ख़ास करके जो लोअर कास्ट है उनके बारे में बात करते हैं, तो यही कहते हैं कि कैसे आप किसी को भी तब तक गुलाम नहीं बना सकते हो, जब तक आप उनकी संस्कृति को ख़त्म नहीं करते हो। हुँ, इसलिए जो जब वो पुष्यमित्र शुंग का जब उल्लेख करते हैं, हुँ, तो वो यही उल्लेख करते हैं, और आपको उसको बहुत बारीकी से अगर समझना है, बाकी भी हिस्टोरिकल फैक्ट जब आप देखते हो, तो इवन आपने राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली, लेकिन राजनीतिक सत्ता तब तक एब्सोल्यूट नहीं होती है जब तक आप सांस्कृतिक सत्ता पूरी तरीके से काबिज नहीं करते हो। सांस्कृतिक सत्ता का मतलब क्या है? सांस्कृतिक सत्ता का मतलब ये है कल्चर। व्हाट इज़ द कल्चर? when sociologists say that the culture provides the norms and let's say the everyday codes to live a life, जैसे जिसको शॉपनर में कहता हूँ कि व्हील ऑफ रिप्रेजेंटेशन कहते हैं कि भाई आप अपने आप को दुनिया या फिर बाकी जितने भी लेट्स से हेगल ऑल्सो, या फिर बाकी जो लोग कहते हैं कि कैसे आप दुनिया में जो आइडियोलॉजी है, जो इस्टेब्लिश जो नॉर्म्स है, उसके थ्रू ही आप कम्युनिकेशन कर पाते हो। यू इंटरप्रेट दैट। एनीवेज, इट्स डिफरेंट थिंग्स इन साइकोलॉजी एंड इन फिलोसॉफी, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि भाई एक दबे कुचले समाज से केवल और केवल उनको मटेरियली गुलाम नहीं किया गया है, सबसे पहले उनके कल्चर को खत्म किया गया है। और बाबा साहब यही कह रहे हैं कि तुम्हारा कल्चर फिर था क्या? तो ये कह रहे कि तुम तो पहले के बुद्धिस्ट थे। नाउ फॉर मी हियर द बुद्धिज्म इज नॉट सिंपली लेट्स से व्हाट दे से, और बुद्धिज्म इज अ साइंटिफिक रिलीजन, बिकॉज बुद्धा टॉक्स अबाउट दैट कि आप पहले जांचो, पढ़तो और फिर जो है मानो। नो, आई बिलीव समवेयर बुद्धा वॉज अ स्ट्रॉन्ग मास्टर, और इसीलिए ये जो पीपल में इंटरप्रेट डिफरेंटली कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम, कि मैं बुद्धा को शरण जाता हूं, शरण। एंड दिस शरण, ये शरण जाना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी दबे कुचले समाज के लिए जिसका कल्चर छिना गया है। हियर इन द ब्राह्मणिज्म द गॉड डज नॉट लव यू। यू आर अ सोसाइटी वेयर गॉड सेज दैट माई नॉर्म इज द प्रोहिबिशन फॉर यू, कि तुम टेम्पल के अंदर नहीं आ सकते हो। दिस इज अ गॉडली थिंग
फॉर अनटचेबल्स कि तुम टेम्पल के अंदर नहीं आ सकते हो, ये नियम है। तो ऐसे स्थिति में मैं इसके पहले भी कहा कि आपके पॉडकास्ट में कि इन ब्राह्मणिज्म देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन, एंड इनवर्सली इन बुद्धिज्म बिगिंस विद द ह्यूमन, एंड्स विद द ह्यूमन। मानव कल्याण के साथ शुरू होता है बुद्धिज्म और मानव कल्याण पे खत्म होता है ना। ह्यूमन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बुद्धा। लेकिन ये केवल और केवल अगर आप इसको एक सो कॉल्ड साइंटिफिक और पॉलिटिकल करेक्टनेस के फ्रेम में फिक्स करोगे, जहां पर आप ये कहोगे कि मैं तो एथीस्ट हूं, लेकिन फिर भी मैं बुद्धा को मानता हूं क्योंकि बुद्धा गॉड को नहीं मानता है। लेकिन मैं कहता हूं कि इस देश का दबा कुचला समाज तब तक बुद्धा को मान नहीं पाएगा जब तक बुद्धा डज नॉट अक्वायर अ सुपीरियर मास्टर ऑथोरिटी, अ गॉड। और इसीलिए बाबा साहब बुद्धिज्म के बारे में जब बात करते हैं तो वो बार बार कहते हैं कि बुद्धिज्म एज ए रिलीजन, नॉट जस्ट सिंपली अ वे ऑफ अ लाइफ, मे बी नॉट अ गॉड इन द ट्रेडिशनल सेंस एज आई सेड, कि जिसको आपको प्रसन्न करना है, बट ऐसे समाज के लिए जहां पर एक गॉड है जो कहता है कि यू आर प्रोहिबिटेड, ऐसे समाज के लिए जहां पे एक बुद्ध विहारा जिसको जो सुप्रीम ऑथोरिटी बुद्धा है और उसमें बाबा साहब है, वो बोलते हैं कि यू नो यू आर लव्ड, यू आर इक्वल ह्यूमन। इसीलिए बुद्ध विहारा एज ए इंस्टीट्यूशन बहुत जरूरी है। इसलिए बाबा साहब बुद्धानिस्ट धम्मा में मॉन्ग के बारे में जब कहते भंते के बारे में कि भंते का क्या काम होना चाहिए, द रिलीजियस गुरु, बुद्धिस्ट रिलीजियस गुरु हैज अ रोल टू प्ले। दे आर नॉट सिंपली देयर टू मेडिटेट ऑल द डे। लेकिन एक ये इसमें मेरा सवाल था, जैसे कि मैं एक बुद्ध विहार में गया था केरला के अंदर, मंगेश भाई के साथ ही गया था, तो मैं और सूरज दोनों ही थे वहाँ पे। तो मैंने देखा कि वो वहाँ पे ऑब्वियसली मेरी इतना थोड़ी सी इग्नोरेंस ही है बुद्धिज्म को लेके अभी भी। तो जो बुद्ध विहार के अंदर मॉन्क है वो कुछ बुद्धम शरणम गच्छामि और इस तरह की वो पढ़ते हैं और वो बुद्धा को बाउ डाउन करते हैं। तो मेरा उनसे भी ये सवाल था, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि अब मॉन्क जो है वो मंत्र या फिर इस तरह की मंत्र बोलेंगे, क्या बोलें, श्लोक बोलेंगे, क्या इस तरह नहीं, वो हाँ बुद्ध वंदना है बुद्ध उसमें, वंदना वो हाँ पढ़ रहे हैं। हाँ पंचशील है हाँ, तो उसमें। वो ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि आगे चल के वो जो मॉन्क है वो एक ब्राह्मण का रूप ले ले कि उसके बिना ये पॉसिबल नहीं है, या फिर ये विजिट जो है उसके बिना पॉसिबल नहीं है, तो वो भी एक डेंजर नहीं हो सकता इसके अंदर? नहीं, रादर मुझे लग रहा है डेंजर पता है क्या है? रादर द मॉन्क बिकमिंग द रिलीजियस गुरु, व्हाट इज मोस्ट डेंजरस फॉर एनी डाउन टू कम्युनिटी, स्पेशली इन इंडिया, फॉर अनटचेबल्स, दैट देयर इज नो रिलीजियस ऑथोरिटी ओनली। जो तो एग्जिस्टिंग जो रिलीजियस ऑथोरिटी है वो आपको इक्वल नहीं मानती है, उसके ऑल्टरनेटिव में आप ये कह रहे हो कि ये जो मॉन्क है ये अपने आप में अगर धर्मगुरु बन गया तो मैं कह रहा हूँ कि आज के पॉपुलर डिस्को का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि वो उसको रिलीजियस गुरु बनने नहीं दे रहा है, जो कि बहुत जरूरी है। लेकिन उससे वो हायरार्की वाली समस्या नहीं आएगी फिर? नहीं, मुझे बताइए आप कि हायरार्की किस कहाँ पे नहीं है। अगर मैं बोलूं कि जो लोग बुद्धा को या बुद्धिज्म को वे ऑफ लाइफ मानते हैं और मेडिटेशन रूम में एक ब्लैक और व्हाइट स्टैचू ऑफ बुद्धा को रखते हैं, किसी भी स्वरूप में वो मेडिटेशन कर रहे हैं, ये जो खास करके पॉलिटिकल करेक्ट लोग हैं, आपको नहीं लगता कि समवेयर देयर इज समथिंग सरप्लस अबाउट बुद्धा देयर? व्हाट इज दैट सरप्लस? समवेयर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग बिलीव that Buddha is authority, who attained nirvana, and this surplus, this sense that the Buddha is a supreme authority who attained nirvana itself plays a very important role, a godly role, for those who even do not believe in the very idea of organized religion or a god. Now you're talking about the poor working class masses who needs a strong master, because what the first thing they do
when I subordinate you, when I capture you, the first thing I do, that I kill your master. And that's what they have been doing. Now somehow when people say, कुछ लोग हमारे समाज के बहुत ही ज्ञानी लोग कहते हैं कि तुमने बाबा साहब को भगवान बना दिया. मैं कहता हूँ, अगर इस देश का गरीब दलित बाबा साहब को भगवान नहीं बनाता ना, तो आज गली से लेके दिल्ली तक नहीं होते. And who doesn't need a God? Even if I don't believe in a God, I need, as I said, something surplus in Buddha, something surplus in Ambedkar. Then only I'm able to accept the Ambedkar as an authority. Right? Yeah. So I'm saying, and this is everywhere. In whichever, and see, you're talking about the people, जैसे मैंने बाबा साहब भी कहते हैं कि तुम ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहे हो जिनको केवल और केवल मटेरियली खत्म नहीं किया गया, उनके कल्चर को भी खत्म किया गया. ऐसे हालात में अगर बुद्धिज्म एक इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में फंक्शन नहीं होता है, ऐसे हालातों में जहां पर अंबेडकर और बुद्धा एक सुप्रीम ऑथोरिटी के फॉर्म में अगर नहीं प्रेजेंट किए जाते हैं, और मैं तो ये भी कहता हूं कि बुद्ध विहारा should function like a church, as a community institution. तब तक मुझे नहीं लगता, जैसे आपने कहा कि आपके राजस्थान में और गाँव में, तब तक मुझे नहीं लगता कोई कम्युनिटेरियन सेंस डेवलप हो जाएगा. बुद्ध विहार वैसे इन जनरल महाराष्ट्र में, मतलब उसका फंक्शन किस तरह का होता है? कम्युनिटी गैदर होती है, पढ़ती है, क्या किस तरह का होता नहीं अगर उसका भी एक बहुत ये है कि ज़्यादातर तो वहाँ पे, जैसे मैंने मेरी राय में देखा कि महिलाएं उसको ऑपरेट करती है. है? अच्छा. हाँ, तो एंड दिस इज वेरी ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ यू सी व्हाई वीमेन वुड लाइक, एंड दिस मोस्ट ऑफ these women are not so called illiterate women in my area, at least in my slum, or at least I can tell you. Then the question is, then why do they go there? Now here they go. उससे दो चीज हो सकती है. एक तो पेट्रियार्कल एक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि भाई मर्द जो है वो कमा रहा है, बाहर जा रहा है, जो भी है, लेकिन मेरे वास्ते में लेडीज ऑल्सो गो टू वर्क एंड दे अर्न, बिकॉज ऐसी हालत नहीं है तो दे ऑल्सो गो. तो लेकिन वो बुद्ध विहार में भी आती है शाम के 6 बजे 7 बजे, जो भी समय दिया गया है. बुद्ध वंदना भी करती है, और जब बुद्ध वंदना करती है तो वो वहाँ पे बुद्धा को वे ऑफ लाइफ की तरह नहीं देखती है. दे सी बुद्धा इन द एब्सोल्यूट मैनर. When they pray in front of Buddha, they pray in the absolute manner. Now someone so-called politically correct Buddhist would come and say, you are treating Buddha as a god. For that woman, if the Buddha is not absolute god, and then there is no use of Buddha. Then there's the whole ritual, that whole force, that admiration, that extreme love, that won't be possible. Yeah. That I think is also the case with Baba Saheb, especially in Maharashtra, because Absolutely. it's not just a human no, being. Why do you think the Buddha is the figure? बुद्धा सब दुनिया में सबसे बड़े स्टैचू बुद्धा के हुए हैं. हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट? सम पॉलिटिकल करेक्ट अगेन गैंग वुड क्रिटिसाइज दिस ना, से कि अरे बुद्धा ने तो कहा बोला कि मेरा स्टैचू बनाओ. If you see my statue, then उसको तोड़ दो. But people who do that. But this is how the human life is. If I love you in a manner where you are supreme for me. One has to romanticize a lover as a supreme one. Someone as like a moon. Someone like a rose. Someone so big. Buddha is so big कि पूरे पहाड़ को बुद्धा बना दिया. पूरे पहाड़ को ही खोर दिया. जो अफगानिस्तान में बम लगा के, हाँ, जिनको गिरा दिया तालिबान ने. Why this is so? And Buddha said something, and why people are doing something else? Because this is how the human beings function. And very interestingly, what do you want to call these people in Gujarat, or let's say in various part of India, who are mostly they are working class Buddhists, Dalits, who are converting into Buddhism? Are you saying they are a mindless people? Because they are not someone who can go after 16 घंटे काम करने के बाद वो वापिस जाके बुद्धानिस्ट धम्मा नहीं पढ़ने वाले हैं, कोई किताब भी नहीं पढ़ने वाले हैं. तो उनके लिए क्यों इतना जरूरत पड़ रहा है कि 50,000 लोग, 1 लाख लोग कन्वर्ट क्यों हो रहे? Is it simply because they believe in your scientific so-called Buddhism, where self is very important? No, this is not the case.
Society needs a strong master, and here the religion is a strong master, and Buddha is a supreme authority for downtrodden working class Dalit community, and Baba Sahib is will always remain a supreme authority. जो लोग कहते हैं ना कि बाबा साहब को गॉड मत बना, इफ यू डू नॉट मेक आम्बेडकर गॉड, देयर विल बी नो आम्बेडकर. That's a very interesting point, and it's a very thought provoking podcast, and I'm sure there would be many different kind of reactions to that, and we are very eager to listen to those. And do let us know what you think of it. Thank you so much. And there was so much of messages that I was getting after the last podcast that please invite Rahul Bhai again, and that was also one of the super hit podcasts because of the kind of the appreciation, the messages I got. So I'm very happy that we are And recording another one. I'm always really glad to, when Anurag is in front of me, because I at the end I am also university product. So I also carry a lot of fear कि what who लोग कैसे react करेंगे. Hmm. But then when I'm with you, the evil comes. So thank you for bringing that evil in me. So I believe that evil is very important. So yes, thank you very important. Thank you Anurag. so much, Rahul Bhai, for being always frank, honest, and speaking your mind, which I don't think many people speak. And there is a very diplomatic thing these days. I think all kind of ideas, every kind of ideas, one must at least have guts to say what one thinks. So I really respect you for that. Yeah. Thank you so much. Thank you, brother. Thank you very much. Yeah. Jai Bhim.